मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित विषय में अध्याय 4 द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 बहुपद में हमने बहुपद के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। हम जानते हैं कि यदि किसी बहुपद की उच्चतम घात 2 होती है तो फिर उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और यदि द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य कर दिया जाए तो फिर हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होता है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इस प्रकार से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप कहलाता है। चर x के वे सभी मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। अब हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। तो पहले का फर्स्ट पार्ट दिया है 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। हम जानते हैं समीकरण को यदि चर की घातों के अवरोही क्रम में रख दिया जाए तो अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त समीकरण मानक समीकरण कहलाता है। तो देख रहे दिया है 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यदि इसको हम मानक रूप में बनाते हैं तो देख रहे हैं सबसे बड़ी घात 2 है, तो 2 घात वाले पद को सबसे पहले, फिर 1 घात का पद, इसके बाद 0 घात का पद और इक्वल टू 0। इस प्रकार से देख रहे हैं प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। सेकंड पार्ट में दिया है 4x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं कि मानक रूप में सारे पद लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से यह बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यह दिया हुआ द्विघात समीकरण मानक रूप में है। इसके बाद थर्ड पार्ट दिया है, थर्ड पार्ट में 2y स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 3y। तो यदि इसको हम मानक रूप में लिखें तो 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यह समीकरण हमारा मानक रूप में कहलाएगा। इसके बाद चौथा पार्ट दिया है, चौथे पार्ट में 7y स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 2। तो यदि इसको हम मानक रूप में लिखें तो यही समीकरण हमारा बन जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये दिए हुए समीकरण का मानक रूप होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो समीकरणों को सरल करने पर यदि समीकरण में उच्चतम घात 2 बचती है और उस उच्चतम घात का गुणांक यदि शून्य नहीं प्राप्त होता है तो फिर दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो देख रहे हैं दूसरे के फर्स्ट पार्ट में दिया है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट समीकरण है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यदि इसको हम सरल करें, होल स्क्वायर तोड़ेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें 2x माइनस 6
सारे पद पक्षांतर करके फिर एक और कर लें, एक्स स्क्वायर 2x देखिए कैंसिल हो जाएगा, -6 पक्षांतर करेंगे तो +1 + 6 = 0, या कह सकते हैं x² + 7 = 0। तो देख रहे हैं इस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 मिलती है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट अगर देखें, सेकंड पार्ट में दिया है x² - 2x = -2 × 3 - x, सरल करेंगे तो x² - 2x -2 का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें, -6 + 2x, सारे पद पक्षांतर करके एक और कर लेते हैं तो x² - 2x, 2x पक्षांतर करेंगे तो ये भी -2x के रूप में मिलेगा, +6 = 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं x² - 2x मिल करके -4x + 6 = 0। तो देख रहे हैं चर की उच्चतम घात 2 है, इसलिए यह भी द्विघात समीकरण है। अब अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें तो देख रहे हैं थर्ड पार्ट में दिया है क्या x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। तो यदि इसको हम सरल करें तो देख रहे हैं दिया है x - 2 × x + 1, थर्ड पार्ट x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। अब इसको हम सरल करेंगे तो देख रहे हैं x - 2 और x + 1 का यदि आपस में गुणा करें तो x का गुणा x में करेंगे x² + 1 से करेंगे x, -2 का किए -2x, -2 + 1 का गुणा करने पर -2 = x का x + 3 से गुणा करेंगे तो x² + 3x, -1 का गुणा करेंगे तो -x -3। यदि इसको हम सरल कर लें तो सरल करने में देख रहे हैं x² दोनों ओर से कैंसिल हो जाता है, +x - 2x -x -2 और 3x - x 2x पक्षांतर किए -2x, -3 पक्षांतर करके लाएंगे तो +3 = 0। इस प्रकार से देख रहे हैं -3x + 1 = 0। तो देख रहे हैं इसमें चर की अधिकतम 1 घात मिलती है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार से इसका यदि हम अगला भाग देखें, चौथे पार्ट में दिया है x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5। इसको जब हम सरल करेंगे तो देखेंगे इसमें चर की अधिकतम 2 घात प्राप्त होगी, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। और पांचवें पार्ट को यदि हल करें तो देख रहे हैं इधर 2x x का गुणा करते हैं 2x², जबकि राइट हैंड साइड में x का x से गुणा करेंगे x², तो लेफ्ट हैंड साइड में 2x², राइट हैंड साइड में x², तो 2x² से x² घटेगा तो देख रहे हैं x² का एक पद बचता है, तो अर्थात चर की अधिकतम 2 घात मिलती है, इसलिए पांचवा पार्ट भी द्विघात समीकरण होगा। छठे में यदि देखें x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x² - 4x + 4, तो देख रहे हैं x² दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें चर की अधिकतम 1 घात ही मिलेगी, इसलिए छठा पार्ट भी द्विघात समीकरण नहीं है। और यदि हम सातवें पार्ट को देखें, x + 2 का होल क्यूब देख रहे हैं दिया है, तो यदि x + 2 का होल क्यूब तोड़ेंगे तो देख रहे हैं x की अधिकतम 3 घात प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि चर की अधिकतम 3 घात मिलने से ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसके बाद आठवें पार्ट में अगर देखें,
दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो यदि इसको हम सरल करें तो देख रहे हैं सरल करने पर समीकरण हमारा दिया है एक्स माइनस 2 दूसरे का 8वां पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो यदि होल क्यूब हम तोड़ें a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे तो सूत्र होता है a क्यूब अर्थात x का क्यूब माइनस b क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे 8 मिल जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, a की जगह देख रहे हैं x है, b की जगह 2 है, इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको हम सरल करेंगे, देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का पद दिया है तो एक्स क्यूब दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सरल करें, माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6x का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो यही मिल जाएगा माइनस 6x² प्लस 3 दुनाई 6 दुनाई 12x, सारे पद पक्षांतर करके एक और कर लेंगे माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8 बराबर 0। अब इसमें सजाती पद देखें 6x² से 4x² घटाएंगे 2x² माइनस 12x माइनस x मिल करके माइनस 13x और प्लस 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से चर यक्ष की उच्चतम 2 घात प्राप्त होती है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 5x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 4x² प्लस 8x प्लस 7 एक द्विघात समीकरण है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 में दिया है समीकरण है 5x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 4x² प्लस 8x प्लस 7 का एक द्विघात समीकरण है। तो यदि इसको हम सरल करें सारे पद पक्षांतर करके एक और कर लेंगे तो इस प्रकार से पक्षांतर करते हैं माइनस 4x² माइनस 8x माइनस 7 इक्वल टू 0। 5x² से 4x² घटाएंगे तो x² 6x माइनस 8x माइनस 2x और 9 माइनस 7 बराबर 2। इस प्रकार से x² माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। तो देख रहे हैं इसमें चर की उच्चतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर की अधिकतम 2 घात है। यही हमको सिद्ध करना था कि यह द्विघात समीकरण है। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथे में देख रहे दिए हैं और इनको दिखाना है कि सभी द्विघात समीकरण हैं। इसमें अगर देखें चौथे का जो पहला समीकरण है 3x² प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0, तो देख रहे हैं इसमें चर की अधिकतम 2 घात है और चर की अधिकतम घात का गुणांक 0 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। और फिर अगले में देखें तो इसमें भी चर की अधिकतम 2 घात प्राप्त होती है, इसलिए यह भी द्विघात समीकरण है। और तीसरे पार्ट को अगर देखें तो इसमें भी देख रहे हैं चर की अधिकतम 2 घात है, इसलिए भी द्विघात समीकरण है। और चौथे में x² माइनस 36 बराबर 0, देख रहे इसमें भी चर की अधिकतम 2 घात है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। परंतु कह रहा x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देख रहे चर की अधिकतम 3 घात प्राप्त होती है, जबकि द्विघात समीकरण के लिए आवश्यक है कि चर की अधिकतम 2 ही घात हो। इसमें 2 से अधिक 3 घात प्राप्त होती है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो
तो देख रहे हैं दिया है पांचवे के फर्स्ट में क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको एक द्विघात समीकरण तैयार करना है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में दिया है क्या एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो प्रश्न नंबर 5 का पहला भाग, ये मान लीजिए एक आयताकार भूखंड है जिसकी चौड़ाई हम x मान लेते हैं और प्रश्नानुसार क्या लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, इसलिए लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक अर्थात 2x + 1 है। फिर आयत का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है 528, जबकि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 2x + 1 × x = 528। सरल कर लेंगे। तो सरल करने पर देख रहे हैं x का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें तो 2x² + x 528 पक्षांतर कर लिए -528 = 0। तो ये अभीष्ट द्विघात समीकरण है। ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में दिया है क्या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसमें मान लेते हैं कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x + 1 हैं। ये दो क्रमागत धन पूर्णांकों को मान लेते हैं। अब इसमें देखिए प्रश्न कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 306 है। तो यदि इसमें देखें तो दोनों का गुणनफल अर्थात x × x + 1 = 306 सरल कर लेंगे तो x² + x 306 पक्षांतर कर दें तो -306 = 0। तो ये अभीष्ट द्विघात समीकरण बनेगा। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में दिया है, थर्ड में कह रहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मान लेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, मान लेते हैं माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x है, इसलिए क्या रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो माँ की आयु मिल जाएगी, माँ की आयु बराबर x + 26। प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु देखें तो रोहन की आयु मिलेगी 3 वर्ष पश्चात x + 3, जबकि उसके माँ की आयु आएगी x + 26 + 3। और प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल क्या 360 हो जाएगा। तो दोनों के गुणनफल को 360 के बराबर कर देंगे। सरल करें तो x + 3 × x + 26 और 3 जोड़ेंगे 29 मिल जाएगा = 360। अब इसको हम सरल करेंगे तो देख रहे हैं इनका आपस में गुणा कर दें तो x² + 3x + 29x + 3 और 29 का गुणा करेंगे 3 × 9 = 27, 3 दूनी 6, 2 8, 360 पक्षांतर कर लेंगे -360 बराबर 0। अब इसको सरल करेंगे तो x² 29x और 3x मिल करके 29 3 32x, 87 -360 प्लस माइनस घट जाएगा चिन्ह बड़ी संख्या का। तो देख रहे हैं 10 से 7 घटाए 3 और बचा 5, 15 से 8 घटाएंगे 7 और 2 -273 = 0। तो यही हमारा अभीष्ट द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसके बाद चौथे पार्ट में दिया है क्या एक रेलगाड़ी
480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल 5वें का चौथा पार्ट, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नानुसार कह रहा 480 किलोमीटर की दूरी, मान लीजिए ए से बी बिंदु के बीच की दूरी ये 480 किलोमीटर दी हुई है। और यदि इसकी चाल कह रहा तो सामान्य चाल से चलने में लगा समय बराबर जानते हैं दूरी बटे 4। दूरी है 480 और चाल हमने x माना है, तो सामान्य चाल से चलने में लगा समय। फिर कह रहा कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो नई चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे तो x माइनस 8 मिल जाएगी। और इस नई चाल से चलने में लगा समय अगर निकालें तो इसमें से दूरी वही है 480 बटे x माइनस 8। प्रश्नानुसार क्या 3 घंटे अधिक लेती है। तो पहले जो हमारा समय लगा 480 बटे x और बाद में समय 480 बटे x माइनस 8, कि बाद वाला समय पहले वाले समय से 3 घंटे अधिक है। तो यदि इसको 3 घंटे हम कम कर दें तो फिर दोनों समय बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम सरल कर लेंगे। x के पद यदि एक और कर लें तो 480 बटे x माइनस 480 बटे x माइनस 8 बराबर -3। सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं इसका जो मान मिलेगा 480 कॉमन कर लेते हैं और फिर लाशा ले लिया जाए कि x इंटू एक्स माइनस 8, x माइनस 8 का 1 से गुना किए तो x माइनस 8 माइनस 1 से गुना होगा x बराबर -3। x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यदि हम इसको सरल करें तो 480 इंटू -8 इक्वल टू -3 इंटू x माइनस 8 का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x। सरल कर लेते हैं, दोनों ओर से माइनस माइनस कट जाएगा और 8 का यदि हम गुणा कर लें तो 3 से देख रहे हैं 480 को हम काट सकते हैं। 16 48 तो ये हमारा 160 मिल जाता है। और फिर माइनस माइनस भी कैंसिल कर दिए तो 160 और 8 का गुणनफल करेंगे 16 8 128। तो ये हमारा 1280 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x। सारे पद एक और कर लें तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो ये अभीष्ट द्विघात समीकरण बन जाता है और यही हमको निकालना था। तो यही इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे यक्ष के मानों की जांच करके बताइए कि क्या ये मान दिए गए समीकरण के हल हैं। तो यदि यक्ष के मान समीकरण में रखने पर समीकरण की दोनों साइड बराबर आ जाती है तो दिए हुए मान समीकरण के हल होंगे, और यदि बराबर नहीं आती है तो दिए हुए मान समीकरण के हल नहीं होंगे। तो हम देखते हैं छठे का पहला पार्ट। छठे के पहले पार्ट में समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। समीकरण का मान है x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 रखने पर x के स्थान पर -1 रखेंगे तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1 इक्वल टू 0। सरल करते हैं 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस और 2 1 का गुणनफल 2
-1 बराबर 0। तो देख रहे हैं 3 प्लस 2 माइनस 1 1 बराबर 0। तो देख रहे हैं 4 बराबर 0 के नहीं है, इसलिए x बराबर -1 दिए हुए समीकरण का हल नहीं है। दिए हुए समीकरण का हल नहीं है। यदि लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 0 मिल जाता तो फिर दिया हुआ मान समीकरण का हल होता। इसी प्रकार हम सेकंड में x बराबर -1/2 फिर x बराबर 2/3 रख करके जांच करेंगे, और रखने पर यदि लेफ्ट हैंड साइड का मान भी इक्वल टू 0 मिल जाएगा तो फिर दिए हुए मान समीकरण के हल होंगे। और यही काम प्रश्न नंबर 3 में भी करना है। पहले x बराबर 1 फिर x बराबर -1 रख करके जांच कर लेंगे, और यदि इक्वल टू 0 मिल जाती है लेफ्ट हैंड साइड तो फिर दिए हुए मान समीकरण के हल होंगे। अब हम देखते हैं इसका 7वां प्रश्न। 7वें में कह रहा है यदि x बराबर 2 व x बराबर 3 समीकरण के मूल हों तो k व m के मान ज्ञात कीजिए। इसमें देख रहे दिया है प्रश्न नंबर 7, समीकरण 3x² - 2kx - 2m बराबर 0, और इस समीकरण के मूल कह रहा है x बराबर 2 और x बराबर 3 हैं, तो हमको k और m के मान ज्ञात करना है। चूंकि x बराबर 2 समीकरण का मूल है, इसलिए x बराबर 2 रखने पर शेषफल बराबर 0 होगा। हम समीकरण में x बराबर 2 रखेंगे तो 3 × 2 का स्क्वायर -2k × 2 -2m इक्वल टू 0। सरल करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 3 12 -4k -2m बराबर 0 एक समीकरण बन जाता है। अब x बराबर 3 रखने पर समीकरण में हम x के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3 × 3 का स्क्वायर -2k × 3 -2m बराबर 0। सरल करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 9 त्रिक 27, 3 का स्क्वायर 9 त्रिक 27 -6k -2m बराबर 0। सरल करें तो देख रहे हैं ये हमारा एक दूसरा समीकरण बन जाता है। दोनों समीकरणों में देख रहे हैं 2m यानी m का गुणांक समान है। समीकरण 1 को भी हम समीकरण 2 के पास लिख लेते हैं, तो 12 - 4k -2m बराबर 0 ये पहला समीकरण है। तो देख रहे हैं दोनों में m के गुणांक समान हैं, चिन्ह भी समान, इसलिए घटाने पर घटाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे, m का पद कैंसिल हो जाएगा। 27 से 12 घटाएं 15 मिल जाएगा, और -6k + 4k यानी -2k बराबर 0। इस प्रकार से 2k बराबर 15 या k बराबर 15/2। अब इस k के मान को समीकरण 1 में रखने पर, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम k के स्थान पर 15/2 रख देंगे, तो 12 - 4 × k के स्थान पर 15/2 -2m बराबर 0। सरल करते हैं तो 2 दूनाई 4, 12 - 30 -2m पक्षांतर कर दिए +2m, 12 - 30 -18 बराबर 2m, या m बराबर -18/2। सरल किए, 2 नहीं 18, तो m बराबर -9। इस प्रकार से m और k के मान मिल जाते हैं, तो यही हमारे इस दिए हुए समीकरण का हल होगा।
आठवें में कह रहा जांच कीजिए कि समीकरण 4x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 4 को द्विघात समीकरण के रूप में रखा जा सकता है कि नहीं। तो देख रहे हैं पक्षांतर कर लेंगे तो सारे पद हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे और आसानी से ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिख पाएंगे, जो कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 8 में जो हमारा समीकरण दिया है, कह रहा 4x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 4। पक्षांतर करके सारे पदों को यदि हम एक ओर कर लें तो यही मिल जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 2 माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। सरल कर लें, 4x² से 3x² घटाएंगे तो x² माइनस 4x प्लस 2x मिल करके माइनस 2x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं अभीष्ट द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद 9वां प्रश्न अगर देखें तो 9वें में दिया है, 9वें में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, जिसका फर्स्ट पार्ट है 3x² बराबर 243। सरल करें तो x² बराबर मिल जाएगा 243/3, काट देंगे 3 8 24, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से x बराबर प्लस माइनस 81 का वर्गमूल 9। तो ये द्विघात समीकरण का हल होगा। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट दिया है 2x², देख रहे हैं दिया है 2x² माइनस 8y² बराबर 0, या 2x² बराबर 8y² या x² बराबर 8y²/2। काट के सरल कर लेंगे तो यही मिल जाएगा 4y²। वर्गमूल लेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 2y। ये द्विघात समीकरण का अभीष्ट हल होगा। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट दिया है, थर्ड पार्ट में देख रहे हैं दिया है x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 77। तो देख रहे हैं माइनस प्लस वर्गांतर कर लें तो x² माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 77। 4 पक्षांतर कर देंगे तो माइनस प्लस में जाएगा 4 प्लस 77, जोड़ेंगे 81। इस प्रकार से वर्गमूल लिए तो x बराबर प्लस माइनस 9। तो ये द्विघात समीकरण का अभीष्ट हल होगा। इसके बाद 10वें प्रश्न में दिया है, 10वें में कह रहा हल कीजिए समीकरण 3t² माइनस 48 बराबर 0। तो देख रहे हैं 10वां प्रश्न दिया है हमारा 3t² माइनस 48 बराबर 0। तो इस प्रकार से 3t² मिल जाएगा 48, 3 भी पक्षांतर कर देंगे 48/3। सरल किए 16 48, वर्गमूल लेंगे तो t बराबर प्लस माइनस 4। यह समीकरण का अभीष्ट हल होगा। इसके बाद 11वें नंबर में दिया है, कह रहा कि यदि समीकरण x² प्लस 3ax माइनस 2a इक्वल टू 0 का एक मूल x बराबर 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है, देख रहे प्रश्न नंबर 11 में समीकरण है x² प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0, और इसमें करा इसका एक मूल x बराबर 2 है। क्योंकि x बराबर 2 समीकरण का मूल है, इसलिए x बराबर 2 रखने पर समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। तो हम x के स्थान पर 2 रख देंगे तो यही मिल जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3a गुणे 2 माइनस 2a बराबर 0। सरल किए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दुनाई 6a माइनस 2a बराबर 0, या 4 प्लस 6a से 2a घटाएंगे 4a बराबर 0। अब इसको हम सरल करेंगे
तो 4a बराबर मिल जाएगा -4, या a बराबर -4/4, सरल किए तो a बराबर -1 मिल जाता है। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं इसमें जो हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है यदि समीकरण 2 × x-7 के होल स्क्वायर इक्वल टू 98 को हल कीजिए। तो प्रश्न संख्या 12 में दिया है, हमारा 12वां प्रश्न है, समीकरण है 2 × x-7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 98, सरल करते हैं 2 से 98 काट देंगे, 49 दूनी 98। अब यदि हम दोनों ओर का वर्गमूल ले लें तो x-7 बराबर +-7, और यदि इसमें हम प्लस चिन्ह लें तो प्लस चिन्ह लेने पर x-7 बराबर 7 या x बराबर 14 मिल जाएगा। और यदि माइनस चिन्ह लें, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेकर चलेंगे तो माइनस चिन्ह लेने पर मिल जाएगा x-7 बराबर -7, -7 पक्षांतर किए तो 7 - 7 कट करके 0 मिल जाएगा। तो x बराबर 0 अभीष्ट समीकरण का हल होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।